Non-experimental and quasi-experimental research designs Part 2। पार्ट 1 में हमने देखा था कि नॉन एक्सपेरिमेंटल और क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइंस क्या होती हैं, इन दोनों में क्या अंतर है, और 3 टाइप के बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइंस को देखा था जिन्हें हम नॉन एक्सपेरिमेंटल और क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइंस के शब्दों में कहें तो नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइंस भी कहते हैं। उन 3 बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन को देख लेने के बाद अब पार्ट 2 में हम विद इन सब्जेक्ट्स डिजाइन यानी प्री पोस्ट डिजाइन कैसी होती है वो देखेंगे। एक प्री पोस्ट डिजाइन विद इन सब्जेक्ट्स डिजाइन जैसा होता है। जैसा आप जानते हैं कि विद इन सब्जेक्ट्स डिजाइन में सिर्फ एक ग्रुप होता है पार्टिसिपेंट्स का और वही हर कंडीशन में या हर ट्रीटमेंट में पार्टिसिपेट करता है। उसी तरह प्री पोस्ट डिजाइंस में भी होता है। प्री और पोस्ट जो नाम ये पड़ा है, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट से ही मिला है। प्री टेस्ट यानी कोई ट्रीटमेंट देने के पहले जब आप टेस्टिंग करते हैं, और पोस्ट टेस्ट यानी कोई ट्रीटमेंट या किस तरह की इंटरवेंशन या ट्रेनिंग देने के बाद जब आप कोई मेजरमेंट करते हैं तो वो पोस्ट टेस्ट होता है। तो प्री पोस्ट डिजाइंस में कुछ प्री टेस्ट होते हैं और कुछ पोस्ट टेस्ट होते हैं और बीच में आता है कोई ट्रीटमेंट या इवेंट। एक प्री पोस्ट डिजाइन प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन जैसी ही है, बस एक अंतर है कि प्री पोस्ट डिजाइन में कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं होता है, क्योंकि अगर कंट्रोल ग्रुप होता तो ये बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन हो जाती जहां 2 अलग अलग ग्रुप्स ट्रीटमेंट्स में भाग ले रहे हैं। इसमें सिर्फ एक ही ग्रुप है जो हर ट्रीटमेंट कंडीशन में भाग ले रहा है, यानी कोई कंट्रोल ग्रुप यहां पर नहीं होता। बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन में जो हमने प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन देखा था, उसमें भी प्री टेस्ट होता है और पोस्ट टेस्ट होता है जैसे यहाँ पर प्री पोस्ट डिजाइन में है। लेकिन उसमें मेन उद्देश्य प्री टेस्ट का कंपैरिजन पोस्ट टेस्ट से करना नहीं था। उसमें मेन उद्देश्य था कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के स्कोर्स को कंट्रोल ग्रुप के स्कोर से हम तुलना करें, और वहां पे प्री टेस्ट का मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना ही था ताकि हम ये देख सकें कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप शुरुआत से लगभग समान है या नहीं है। इसीलिए प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन जो हमने पिछले वीडियो में समझी थी, वो एक नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन थी, क्योंकि उसमें कंट्रोल ग्रुप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के इक्वल नहीं होता है। पर प्री पोस्ट डिजाइन में 2 ग्रुप्स होते ही नहीं है, सिर्फ एक ग्रुप है, क्योंकि ये विद इन सब्जेक्ट्स डिजाइन है और यही ग्रुप कई सारे प्री टेस्ट में पार्टिसिपेट करता है। वहां उनका मेजरमेंट किया जाता है, फिर किसी प्रकार का इंटरवेंशन या कोई ट्रीटमेंट या ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद फिर से मेजरमेंट लिया जाता है। जैसे यहाँ पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, एक ग्रुप है और उसी को पहले आप प्री टेस्टिंग कर लेंगे, यानी उनका पहले कोई टेस्ट पे स्कोर हमने ले लिया, फिर हमने कोई इंटरवेंशन दिया या कोई ट्रीटमेंट उनका किया या कुछ ट्रेनिंग उनको दी, कोई प्रशिक्षण दिया, और फिर हम देखेंगे कि इसका कुछ फर्क आया कि नहीं स्कोर्स पे, यानी फिर से हम उसी चीज की टेस्टिंग करते हैं जिसकी हमने इंटरवेंशन के पहले की थी। प्री पोस्ट डिजाइन में इसकी आंतरिक वैधता के लिए क्या क्या खतरे होते हैं। अब क्योंकि प्री पोस्ट डिजाइन विद इन सब्जेक्ट्स एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जैसा ही है, इसलिए विद इन सब्जेक्ट्स डिजाइन में जो खतरे थे वही प्री पोस्ट डिजाइन में भी आएंगे, जो है टाइम रिलेटेड फैक्टर्स, जिसमें 5 मुख्य कैटेगरीज हमने देखी थी: हिस्ट्री इफेक्ट, टेस्टिंग इफेक्ट, इंस्ट्रूमेंटेशन इफेक्ट, मैचुरेशन इफेक्ट और स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन या रिग्रेशन टू द मीन। यही खतरे इसमें भी होते हैं, क्योंकि समय बीतने के साथ साथ ये प्रॉब्लम्स आती ही हैं किसी भी अध्ययन में, और यहाँ पर समय लगता ही है क्योंकि हम प्री टेस्ट कर रहे हैं, फिर कुछ इंटरवेंशन दे रहे हैं और फिर पोस्ट टेस्ट कर रहे हैं। अब ये ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन जो हम दे रहे हैं ये कितने भी समय का हो सकता है, 1 घंटे का हो सकता है 1 दिन का हो, कुछ दिनों का हो, महीनों का हो या सालों का भी हो सकता है। जितना गैप ज्यादा होता जाएगा प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के बीच में, उतनी ये समस्याओं की संभावना बढ़ती जाती है जो टाइम रिलेटेड फैक्टर से आती है। अब एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में तो इन प्रॉब्लम से निपटने के लिए हम काउंटर बैलेंसिंग यूज करते हैं, लेकिन यहां पर काउंटर बैलेंसिंग संभव नहीं है। यहां पर जो प्री टेस्ट कंडीशन है यानी बिफोर ट्रीटमेंट का कंडीशन है, वो टेस्टिंग पहले ही होगी
और ट्रीटमेंट के बाद जो टेस्ट होना है वो ट्रीटमेंट के बाद ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पोस्ट टेस्ट को पहले कर लें और प्री टेस्ट को बाद में करें, ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि प्री टेस्ट का मतलब ही है कि हमने ट्रेनिंग देने के पहले का स्टेटस देखा, फिर ट्रेनिंग दी और फिर उसके बाद का स्टेटस देखा। तो यहाँ काउंटर बैलेंसिंग संभव नहीं है कि इनका क्रम बदल दिया जाए ताकि ऑर्डर इफेक्ट और टाइम रिलेटेड फैक्टर्स को बैलेंस कर दिया जाए। इसीलिए प्री पोस्ट डिजाइंस एक्सपेरिमेंटल डिजाइन ना होकर नॉन एक्सपेरिमेंटल या क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की श्रेणी में रखी जाती हैं। अब देखते हैं कि प्री पोस्ट डिजाइंस के कितने प्रकार हो सकते हैं। इसका सबसे सिंपल प्रकार है वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। नाम से ही जैसा क्लियर है, एक ग्रुप है, क्योंकि ये विदिन सब्जेक्ट्स डिजाइन का प्रकार है तो एक ही ग्रुप होगा जिस पर हम अध्ययन करेंगे और उस पर प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट हम ले रहे हैं। पर वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट में क्या होता है कि जो भी समूह है या जो व्यक्ति है जिस पर हम अध्ययन कर रहे हैं उसको ट्रीटमेंट के पहले बस एक ऑब्जर्वेशन यानी एक मेजरमेंट किया जाता है, एक स्कोर निकाला जाता है, और ट्रीटमेंट के ठीक बाद बस एक स्कोर निकाला जाता है। ये होता है वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। इसका उदाहरण देखिए, मान लीजिए इलेक्शंस आ रहे हैं और कोई पॉलिटिकल नेता कोई है जो खड़ा है इलेक्शन में और वो चाहता है कि मेरे प्रति लोगों का एटीट्यूड बढ़िया हो ताकि वो लोग मुझे वोट करें। अब पहले वो क्या करेगा, लोगों का एक सर्वे कर सकता है, एक सर्वेक्षण करा सकता है कि मेरे बारे में या इस खास नेता के बारे में आपके क्या विचार हैं। मान लीजिए उनको कुछ पता चला कि हाँ लगभग 50% लोग फेवर में भी हैं, 50% पसंद नहीं भी कर रहे हैं, शायद वोट नहीं देंगे। अब उन्होंने एक टीवी एडवर्टीजमेंट बनाया खुद को प्रमोट करने के लिए कि मैंने बहुत ही अच्छा काम किया है पिछले सालों में, मैंने बहुत विकास किया है। इस तरह के एड्स तो आप देखते रहते हैं अलग अलग पार्टियों के लिए, वोटिंग के समय में जब चुनाव का मौसम आता है तो ये आते ही हैं। तो इस तरह का एक टीवी एडवर्टीजमेंट आ गया। अब उस टीवी एडवर्टीजमेंट को चला लेने के बाद कुछ दिन फिर नेता ने सोचा कि अब फिर मैं देखूं कि क्या मेरे बारे में लोगों की राय बदली है या नहीं, और फिर वो वही सर्वेक्षण करवाते हैं और फिर पता चलता है कि अच्छा अब 70% लोग मुझे पसंद कर रहे हैं और 30% नहीं कर रहे हैं। इससे वो इस कंक्लूजन पे निकलना चाहेंगे, पहुंचना चाहेंगे कि जब हमने अपना प्रचार किया तो लोगों को हम पसंद आने लगे, लोगों ने मुझे पसंद किया, ज्यादा लोग मेरे फेवर में हो गए। हालांकि इस निष्कर्ष पे पहुंचना कठिन है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर कई और खतरे रहे होंगे इस अध्ययन के इंटरनल वैलिडिटी आंतरिक वैधता के लिए, कई और फैक्टर्स होंगे टाइम रिलेटेड चाहे अन्य फैक्टर्स जिन्होंने प्रभाव डाला होगा इस चीज पर जिसको नियंत्रित नहीं किया गया। इसलिए यहाँ पर ये कंक्लूजन निकाल लेना कि सिर्फ वो एडवर्टीजमेंट देखने की वजह से लोग फेवर में हो गए, शायद ये पूरी तरह से जायज नहीं है और इसीलिए ये नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन नहीं, क्योंकि यहाँ हमने जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स थे उनके प्रभाव को नियंत्रित नहीं किया। क्या पता कि वो जो टीवी देख रहे हैं लोग जिन्होंने वो एडवर्टीजमेंट देखा, हो सकता है कई लोग वो चैनल ही ना देखते हो जहाँ पे एडवर्टीजमेंट आता है, इसलिए 30% लोग रह गए देखने से। हो सकता है कि जो लोग फेवर में हो भी गए उन्होंने वो टीवी एडवर्टीजमेंट ना देखकर पेपर में कोई एडवर्टीजमेंट देखकर या कुछ और लोगों से बात करके जो नेता को बहुत प्रेफर करते हैं उसकी वजह से अपनी राय बदली हो। तो ये चीजें तो हमने कंट्रोल की नहीं, तो हम कैसे निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि ये टीवी एडवर्टीजमेंट देखने का ही परिणाम है कि अब 70% लोग हमें फेवर करने लगे हैं। तो यहाँ पर ये कारण प्रभाव का संबंध निकालना कठिन हो जाता है और इसीलिए ये एक नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होती है। पर ध्यान दीजिए कि वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन में इन्होंने जो पहला मेजरमेंट किया यानी पहला सर्वेक्षण किया लोगों का, वो ट्रीटमेंट के पहले किया, लोगों की राय जान ली पहले और सिर्फ एक बार जानी। उसके बाद इन्होंने ट्रीटमेंट दिया यानी वो टीवी एडवर्टीजमेंट चलाया कुछ दिन तक, और उसके बाद फिर एक बार लोगों की राय का मेजरमेंट कर लिया। तो जैसा यहाँ आपको दिख रहा है और आपको पिछले वीडियो से इन सिंबल्स का मतलब पता है, O का मतलब ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट, X का मतलब ट्रीटमेंट और फिर O मतलब ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट। तो ट्रीटमेंट के एक पहले प्री टेस्टिंग हो रही है और ट्रीटमेंट के बाद एक पोस्ट टेस्टिंग हो रही है इसमें। प्री पोस्ट डिजाइन का दूसरा प्रकार है टाइम सीरीज डिजाइन। टाइम सीरीज डिजाइन में ट्रीटमेंट के पहले और बाद
सिर्फ एक एक ऑब्जर्वेशन न करके 3-4 या उससे अधिक ऑब्जर्वेशंस किए जाते हैं। जैसा आपको यहाँ पर सिंबॉलिक वे में दिख रहा है कि 3 O लिखे हैं, फिर X और फिर 3 O। इससे पता चलता है कि पहले 3 बार प्री टेस्ट किया गया, फिर ट्रीटमेंट दिया गया और फिर 3 बार पोस्ट टेस्ट किया गया। टाइम सीरीज डिजाइन में प्री और पोस्ट टेस्ट एक से अधिक बार होते हैं, पर इनकी कितनी संख्या होगी ये निर्भर करता है कि आप किस विषय पर शोध कर रहे हैं या अध्ययन कर रहे हैं, और शोधकर्ता को क्या लगता है कि कितने बार मापने से ठीक रहेगा। इसका कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है कि ये 3 बार ही किया जाना चाहिए या 5 बार या 7 बार। ये तय किया जाता है परिस्थिति और जो आप अध्ययन कर रहे हैं, जिस विषय पर कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए। अब जैसे यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिखाया गया है उसमें ट्रीटमेंट के पहले 3 ऑब्जर्वेशन और बाद में 3 ऑब्जर्वेशन लिए जा रहे हैं। ये 5 भी हो सकते थे, पहले 5 और बाद में 5, ये 10-10 भी हो सकते थे, ज्यादा भी हो सकते थे। तो टाइम सीरीज डिजाइन इसे कहते हैं। इसमें जो X है उसे इंटरवीनिंग ट्रीटमेंट कहते हैं। ट्रीटमेंट या इंटरवीनिंग ट्रीटमेंट दोनों ही नामों से जाना जाता है। ये ट्रीटमेंट जो है ये या तो शोधकर्ता खुद उसमें परिवर्तन करे, फेरबदल करे या ट्रीटमेंट दे, या हो सकता है कि शोधकर्ता का इस पे कोई वश भी न हो। अगर ये शोधकर्ता के हाथ में है तो उसका एक उदाहरण हो सकता है, जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर जो कि जिन लोगों का जो एग्जीक्यूटिव्स हैं या किसी ऑफिसेज में काम करते हैं, मान लीजिए उनका ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड कर रहा है कि इनको रिलैक्सेशन ट्रेनिंग देने के पहले हम कई बार इनका ब्लड प्रेशर चेक कर लें और फिर इनको रिलैक्सेशन ट्रेनिंग दें, इनको प्रशिक्षण दें कि कैसे रिलैक्स करना है खुद को, और फिर उसके बाद 4-5-10 जितने भी ब्लड प्रेशर के मेजरमेंट्स लें। अब यहाँ क्या है कि यहाँ शोधकर्ता तय कर सकता है कि कितना मेजरमेंट हम पहले लें, फिर कब ट्रीटमेंट दें, फिर कितना मेजरमेंट बाद में लें। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये चीजें रिसर्चर के हाथ में नहीं होती हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई शोधकर्ता ये अध्ययन कर रहे हैं कि स्कूल में एक क्लास के बच्चे कितनी बार नर्स के पास जाते हैं, मतलब कितना बीमार पड़ते हैं आमतौर पर, और पता चला कि एक दिन अचानक से कोई प्राकृतिक आपदा आई, अर्थक्वेक आ गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, है ना, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया, इस तरह की कुछ आपदा हो गई। और फिर वो देखना चाहते हैं जो भी शोधकर्ता हैं कि बच्चे कितनी बार अब जो है नर्स के पास जा रहे हैं, यानी स्कूल में बीमार पड़ रहे हैं। तो अब अगर वो ये चीज अध्ययन करना चाहते हैं तो अर्थक्वेक के बाद कितना संख्या या कितनी आवृत्ति बढ़ी है बच्चों की नर्स के पास जाने की, यानी ज्यादा बीमार बच्चे रहने लगे हैं, और अर्थक्वेक के पहले क्या परिस्थिति थी, इसके लिए वो नर्स का रिकॉर्ड चेक कर लेंगे कि पहले आपके यहाँ आमतौर पे महीने में बच्चे कितनी बार आते थे। अगर कुछ ऐसा मिलता है कि पहले बच्चे कम आया करते थे और जब से अर्थक्वेक आया है बच्चे कुछ ज्यादा ही बीमार पड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा बच्चे आ रहे हैं नर्स को दिखाने के लिए, तो इससे हमें पता चलेगा कि जो बीच में ट्रीटमेंट हुआ यानी जो अर्थक्वेक आया उसका क्या प्रभाव पड़ा बच्चों के स्वास्थ्य पर। अब यहाँ पहले केस में जो हमने ब्लड प्रेशर और डॉक्टर वाला चीज देखा था उसमें रिसर्चर तय कर सकता है, शोधकर्ता तय कर सकता है कि हम कितना मेजरमेंट लें, फिर कब इन्हें ट्रेनिंग दें और फिर कितना मेजरमेंट लें। पर इस दूसरे केस में ट्रीटमेंट यानी जो अर्थक्वेक आया जिसका प्रभाव देखना है वो शोधकर्ता के हाथ में नहीं है कि कब आएगा, कब बाढ़ आ जाएगी, कब भूकंप आ जाएगा, कब ज्वालामुखी फटेगा, ये शोधकर्ता के हाथ में नहीं है। ये प्राकृतिक चीजें हैं, ये घटनाक्रम कभी भी हो गया और फिर शोधकर्ता देख रहे हैं कि उसके आगे क्या परिणाम हुआ, और अगर पिछला कुछ रिकॉर्ड उपलब्ध है तो उससे तुलना कर लिया कि अच्छा पिछला तो लगभग 1-2 महीने तक ऐसा केस चल रहा था, ज्यादा नहीं केसेस आ रहे थे, अब अर्थक्वेक के बाद कुछ ज्यादा ही केसेस आ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या कहते हैं कि जब आप जो ट्रीटमेंट है उसको कंट्रोल ना कर सके, वो आपके नियंत्रण के बाहर है कि कब आएगा, किस समय में आएगा, कब देना है, तो ऐसे टाइम सीरीज डिजाइन को इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिजाइन कहते हैं। इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिजाइन क्योंकि आप लगातार अध्ययन कर रहे थे, अचानक से बीच में कोई चीज आ गई जिस पर आपका नियंत्रण नहीं था और फिर आपने आगे अध्ययन कंटिन्यू किया देखने के लिए कि अब उस चीज का क्या परिणाम आगे पड़ रहा है। आमतौर पर ये प्राकृतिक आपदाओं के साथ ही होता है क्योंकि उसका आपको कोई अंदाजा नहीं होता कि कब आ जाएगा, कैसे समय में आ जाएगा।
अब यहाँ पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो ऊपर देखिए टाइम सीरीज डिजाइन का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। मान लीजिए कोई शोधकर्ता देखना चाहते हैं कि हिस्ट्री चैनल अगर बच्चों को दिखाया जाए, हिस्ट्री चैनल के वीडियो अगर दिखाए जाए, तो उनको हिस्ट्री की जानकारियां, इतिहास के बारे में तथ्य कितने लंबे समय तक याद रहते हैं। अब इसके लिए जो शोधकर्ता थे उन्होंने अलग अलग समय पर हिस्ट्री का 3 टेस्ट लिया। पहले तो मान लीजिए बच्चों का आज टेस्ट लिया, फिर हफ्ते भर बाद फिर टेस्ट लिया, फिर हफ्ते भर बाद फिर से उनका टेस्ट लिया, 3 बार हिस्ट्री का टेस्ट लिया। कुछ कुछ स्कोर्स आ गए बच्चों के। अब बच्चों को हिस्ट्री चैनल का वीडियो दिखाया गया और मान लीजिए उसके बाद फिर से 3 बार एक एक हफ्ता रुक रुक कर टेस्ट कर लिया गया। तो हम इतना लंबा टेस्टिंग क्यों कर रहे हैं, सिर्फ एक एक बार क्यों नहीं कर लेते जैसा वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन में कर रहे थे? क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि कोई चेंज जो आया है ट्रीटमेंट की वजह से वो लंबे समय तक बरकरार रह रहा है कि नहीं। इसलिए हम 3, 4, 5, 7 ऐसे करके ले सकते हैं अलग अलग ट्रीटमेंट। नीचे देखिए, नीचे भी प्रॉब्लम यही चीज दिखाई गई है कि टाइम सीरीज डिजाइन किस तरह का होता है। नीचे एक्स एक्सेस पे टाइम पीरियड दिखाया हुआ है और वाई एक्सेस पे नंबर ऑफ प्रॉब्लम इवेंट्स दिखाया हुआ है। मान लीजिए अर्थक्वेक की अगर हम बात कर रहे हैं कि अर्थक्वेक अचानक से आ गया, अब उसके बाद लोगों का बिहेवियर किस तरह का है, पहले कैसा था वो देखिए, और फिर जहां पर वो ब्रेक दिखाया गया, जहां एरो दिखा रहा है रिस्पॉन्स बिगिंस, मान लीजिए वो पॉइंट था जब अर्थक्वेक आ गया। अब उसके बाद लोगों का बिहेवियर कैसा है वो चीज देखिए। तो वो पैटर्न देखने में पता चलता है कि पहले चीजें कैसी थी एक लंबे समय तक, और फिर कोई प्रॉब्लम आई, कोई दिक्कत आई, तो उसके बाद से चीजें कैसे चेंज हो गई। ये चीजें समझने में, देखने में एक टाइम सीरीज डिजाइन हेल्प करता है। कभी कभी टाइम सीरीज डिजाइन के अध्ययनों में ऐसा होता है कि आपको कोई बदलाव होने वाला है उसका पहले से अंदाजा हो। जैसे कोई मान लीजिए ड्रिंकिंग की एज में, शराब पीने की कोई उम्र तय है कि हाँ जब बालिग हो जाएंगे तभी पी सकते हैं, उसकी कोई एज को बढ़ाया घटाया जाए, या ड्राइविंग करने की एज को बढ़ाया घटाया जाए, इलेक्शन देने की एज को मान लीजिए बढ़ाया घटाया जाए। तो जब ये होता है, ये बदलाव होते हैं कानूनी, नया नियम कोई आता है तो अचानक नहीं आता है, पहले से उसके बारे में कुछ बातचीत शुरू हो जाती है, लोगों को कुछ अंदाजा लग जाता है कि ऐसा कुछ आने वाला है। जैसे आजकल भी आप देख सकते हैं कि बात हो रही है कि शादी की उम्र लड़कियों के लिए 18 से बढ़ाकर 21 कर दी जाए। अब इस बारे में कुछ चर्चाएं चल रही हैं। अब अगर मान लीजिए कोई शोध करता है, उन्हें पता है कि अच्छा हो सकता है ये कानून कुछ समय में आ सकता है, तो वो अभी से इस चीज को लेकर अध्ययन करना शुरू कर सकते हैं। तो ये उनका प्री टेस्टिंग हो जाएगा। अभी से कुछ अध्ययन करना शुरू कर देंगे, फिर पता चला कि अच्छा इस दिन कानून आ गया, अब उसके बाद की परिस्थिति क्या हो रही है वो फिर पोस्ट टेस्ट हो जाएगा। तो ये एक तरह का टाइम सीरीज डिजाइन हो जाएगा। लेकिन इन चीजों में ये संभव है, पर अर्थक्वेक कब आएगा, फ्लड कब आएगा, कोई और प्रॉब्लम कब होगी, ये पहले से नहीं पता होता। इसलिए शोधकर्ता उस चीज का पहले से अध्ययन तो नहीं कर सकते, बाद का कर सकते हैं। और पहले की जानकारी लेने के लिए कोई रिकॉर्ड्स हो, कोई डायरी पहले से किस चीज की मेंटेन की गई हो। जैसे हमने जो नर्स वाला एग्जांपल लिया कि नर्स के पास अगर पहले बच्चे जो आए हैं तो उसने कुछ रिकॉर्ड रखा होगा कि ये बच्चा आया, इस क्लास का आया, ये कंप्लेन लेके आया कि पेट दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, ये दवा दी गई, ठीक हो गया, कुछ भी रिकॉर्ड मेंटेन होगा। तो उसकी मदद से हम फिर हेल्प ले लेते हैं। कोई हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स होंगे या पुलिस के रिकॉर्ड्स होंगे, जैसा टॉपिक है, जो परिस्थिति है जिस पर आप अध्ययन कर रहे हैं उसके अनुसार। एक टाइम सीरीज डिजाइन में जो प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट में हम सिर्फ एक एक ऑब्जर्वेशन न करके एक से अधिक ऑब्जर्वेशन करते हैं, इनके बड़े फायदे हैं। पहले तो ये चीज होती है कि अगर आप प्री टेस्ट के टाइम एक से अधिक ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो डाटा में कोई ट्रेंड दिखाई दे रहा है या नहीं ये पता चलता है। क्या स्कोर एक समान आ रहे हैं या उसमें कुछ बदलाव दिख रहा है समय के साथ? क्या प्रैक्टिस का इफेक्ट दिख रहा है? क्या फटीग का इफेक्ट दिख रहा है? मान लीजिए आपने प्री टेस्ट में 5 बार मेजरमेंट किए, अगर स्कोर कम 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 होते जा रहे हैं पहले से 5वें तक, तो हो सकता है यहाँ फटीग का इफेक्ट आ रहा हो, लोग थक रहे हो। क्या इंस्ट्रूमेंटेशन का कोई इफेक्ट है, मैचुरेशन का इफेक्ट है, रिग्रेशन टू द मीन का इफेक्ट है? ये सारी चीजें जो टाइम रिलेटेड चेंजेस में आती हैं, ये पता चल सकती हैं क्योंकि ट्रेंड दिख जाता है, किस तरह का पैटर्न दिखाई दे रहा है।
और अगर इस तरह का कोई पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा है तो शोधकर्ता एकदम निश्चिंत हो सकते हैं कि हमारे अध्ययन में इंटरनल वैलिडिटी प्रभावित नहीं हो रही है, आंतरिक वैधता प्रभावित नहीं हो रही है। इसलिए अगर टाइम सीरीज डिजाइन कोई शोधकर्ता इस्तेमाल करते हैं तो इंटरनल वैलिडिटी के लिए जो जो भी खतरे होते हैं एक अध्ययन में, काफी हद तक उनको कंट्रोल किया जा सकता है। और इसलिए टाइम सीरीज डिजाइन क्वासी एक्सपेरिमेंटल कहलाती है, न कि नॉन एक्सपेरिमेंटल। याद रखिए, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन सबसे बेहतर डिजाइन है, उसके बाद क्वासी एक्सपेरिमेंटल और सबसे निचले स्तर पर आती है नॉन एक्सपेरिमेंटल। नॉन एक्सपेरिमेंटल सबसे कमतर क्यों आंकी जाती है? क्योंकि जो भी इंटरनल वैलिडिटी के लिए खतरा है किसी अध्ययन के, ऐसे फैक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता है एक नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। जबकि क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन प्रयास करता है कि ऐसे खतरों को किस हद तक नियंत्रित कर सके, पर जाहिर सी बात है पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाता, इसीलिए वो क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, न कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। एक टाइम सीरीज डिजाइन में ये संभव है कि कोई बाहरी फैक्टर की वजह से हमारे अध्ययन की आंतरिक वैधता पर कुछ प्रभाव पड़ने लगे, कोई खतरा आए। जैसे कि यहाँ पर आप तस्वीर में देख पा रहे हैं जो फिगर दिखाया हुआ है। पहली फिगर में दिखाया जा रहा है कि मान लीजिए आप किसी चीज का मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसका ऑब्जर्वेशन 1 लिया गया, ऑब्जर्वेशन 2 लिया गया, जो पहले दो डॉट्स आप देख पा रहे हैं। फिर एक एरो है देखिए ब्लू कलर का, जहां दिखाया है आउटसाइड इवेंट। मान लीजिए कोई बाहरी घटनाक्रम घट गया। अब उसके बाद देखिए ऑब्जर्वेशन 3 करते ही स्कोर बिल्कुल ऊपर चला गया, मतलब ये किसी तरह से स्कोर्स को प्रभावित कर रहा है। उसके बाद ट्रीटमेंट दिया गया, जो ट्रीटमेंट आप सच में अध्ययन कर रहे थे अपने स्टडी में, टाइम सीरीज में। और ट्रीटमेंट के बाद देखिए उसी लेवल पर स्कोर्स बने हुए हैं जिस लेवल पर उस आउटसाइड इवेंट की वजह से हुए थे। इससे क्या पता चलता है कि जो बाहरी घटनाक्रम घटा उसकी वजह से स्कोर्स पर प्रभाव पड़ा है, न कि ट्रीटमेंट की वजह से। क्योंकि जो आउटसाइड इवेंट हुआ उसकी वजह से देखिए स्कोर्स कितना ऊपर चला गया। पहले ऑब्जर्वेशन 2 में स्कोर बिल्कुल नीचे था, ऑब्जर्वेशन 3 में बिल्कुल ऊपर स्कोर चला गया, और ट्रीटमेंट देने के बाद भी स्कोर बढ़ा या घटा नहीं, उसी लेवल पर बना रहा। यानी ट्रीटमेंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, जो बाहरी घटनाक्रम कुछ हुआ उसका प्रभाव पड़ा है। इसी तरह दूसरे पिक्चर में देखिए जो सेकंड वाला सिचुएशन है, वहां पे क्या हो रहा है, ऑब्जर्वेशन 1 लिया गया, कोई एक स्कोर आया। ऑब्जर्वेशन 2 लिया गया प्री टेस्ट का, उसमें भी कोई स्कोर आया, लगभग समान स्कोर है इसलिए एक लाइन में दिखा रहा है। ऑब्जर्वेशन 3 में भी वही चीज है, लगभग उतना ही स्कोर है, सेम लाइन में दिख रहा है। फिर ट्रीटमेंट दिया गया, जो आपके टाइम सीरीज डिजाइन ने जो तय किया था ट्रीटमेंट, वो दिया गया। पर उसके बाद भी देखिए ऑब्जर्वेशन 4 में उतना ही लेवल बना हुआ है स्कोर का, यानी ट्रीटमेंट का कोई प्रभाव पड़ा नहीं। फिर कोई बाहरी घटनाक्रम घट गया, और फिर देखिए ऑब्जर्वेशन 5 और 6 में स्कोर एकदम ऊपर पहुंच गया। इससे भी क्या पता चलता है कि ट्रीटमेंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, पर ट्रीटमेंट के बाद कोई घटनाक्रम हुआ उसकी वजह से स्कोर्स पर प्रभाव पड़ रहा है। तो इन दोनों ही परिस्थितियों में जब भी कुछ ऐसा होगा तो ये भी हमारे अध्ययन की आंतरिक वैधता के लिए कोई खास खतरा खड़ा नहीं करते, क्योंकि हमें देखकर पता चल जा रहा है कि कहाँ किसी बाहरी चीज का प्रभाव पड़ा है और कहाँ हमारे ट्रीटमेंट का प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा है। और इन दोनों को हम सांख्यिकी तौर पर स्टैटिस्टिकल तरीकों से अलग अलग कर सकते हैं। दिक्कत और खतरा तब होता है जैसा कि तीसरे केस में दिखाया है। आपने पहला मेजरमेंट लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, प्री टेस्ट के स्कोर्स 3 आपने ले लिए। फिर देखिए ट्रीटमेंट जिस समय पे दिया गया बिल्कुल उसी समय में कोई बाहरी फैक्टर भी आ गया, कोई बाहरी कारक भी हो गया जिससे स्कोर्स पर प्रभाव पड़ गया। अब उसके बाद ऑब्जर्वेशन 4, 5 और 6 लिए गए जिसमें स्कोर्स बढ़ा हुआ दिखा रहा है। अब क्योंकि ट्रीटमेंट के साथ साथ बाहरी इवेंट हुआ और फिर स्कोर्स में इतना अंतर आना शुरू हो गया, तो अब कहना मुश्किल है कि ये ट्रीटमेंट की वजह से ऐसा हुआ है कि स्कोर बढ़ा है, कि बाहरी इवेंट का हाथ है, कि दोनों का ही हाथ है इसमें मिले जुले रूप से। ये कहना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे अध्ययन की आंतरिक वैधता को खतरा है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम क्या चीज का मापन कर रहे हैं। जो डिफरेंस आया स्कोर में वो किसकी वजह से आया, हमारे ट्रीटमेंट की वजह से, कि बाहरी घटना जो हुई उसकी वजह से, कि दोनों की ही वजह से। वरना पहले दोनों कंडीशंस में कोई खतरा नहीं था।
अभी हमने जो तीसरा एग्जाम्पल देखा जहां पर ट्रीटमेंट और कोई बाहरी घटनाक्रम साथ में हो जाए तो अंतर करना मुश्किल हो जाता है कि स्कोर्स में जो इफेक्ट आया वो ट्रीटमेंट की वजह से आया कि बाहरी घटना की वजह से। इसको बेहतर समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक नैदानिक शोधकर्ता है, वो टाइम सीरीज डिजाइन का इस्तेमाल करके देखना चाहते हैं कि डिप्रेशन यानी अवसाद के लिए कोई ट्रीटमेंट किया जा रहा है, कोई थेरेपी दी जा रही है, वो कितनी कारगर है। इसके लिए वो थेरेपी शुरू करने के पहले जो भी अवसादग्रस्त पेशेंट्स हैं उनका उन्होंने डिप्रेशन का लेवल 3-4 बार मापा। फिर थेरेपी शुरू की गई और थेरेपी खत्म होने के बाद भी उनका प्लान था कि फिर 3-4 बार हम इनके डिप्रेशन का मापन करेंगे। अब मान लीजिए अकस्मात ऐसा हो गया या बाय चांस ऐसा हो गया कि जिस दिन से थेरेपी शुरू की गई उसी दिन से मौसम में परिवर्तन होने लगा, उस दिन से अच्छी धूप निकलने लगी। अभी तक बिल्कुल ठंड का मौसम चल रहा था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और उस दिन से ही मौसम थोड़ा थोड़ा खुलने लगा, ठीक उसी दिन जिस दिन से थेरेपी शुरू की गई। और फिर आपने जब मापन किया तो देखा कि पहले तो अवसाद का लेवल काफी ज्यादा था और थेरेपी के बाद जब मापा तो देखा कि अवसाद का लेवल कम हो रहा है। अब यहां पर यह कहना मुश्किल है कि क्या ये थेरेपी की वजह से हुआ कि अवसाद में कमी आई या मौसम के खुलने की वजह से हुआ। जाहिर सी बात है एक आम इंसान भी होगा और ठंड का मौसम, कड़ाके का मौसम चल रहा है तो बिल्कुल वो घर में रजाई में दुबका रहता है और थोड़ा सब लोग ठंडे पड़ जाते हैं ठंड की वजह से, ज्यादा एक्टिविटी हलचल किसी में नहीं दिखती, जैसे लगता है कि बिल्कुल मनहूसियत सी है या बिल्कुल बहुत ही शांति सी है। लेकिन जब मौसम खुलता है तो सब लोगों में एनर्जी आती है, काफी सब लोग एक्टिव हो जाते हैं। जब आम इंसान पे ऐसा होता है तो अवसादग्रस्त व्यक्ति के लिए तो और भी ऐसा प्रभाव पड़ेगा। जो पहले से दुखी है, हताश है, मौसम भी उस तरह का बिल्कुल मरा हुआ सा है, तो उसको और ही उसका अवसाद ज्यादा खराब हो जाएगा। जबकि मौसम खुला है, खुशगवार है, अच्छा है, तो वो भी अच्छा फील करेगा। हो सकता है ये कारण रहा हो जिसकी वजह से उसका अवसाद अब कम हो गया। तो हम यहाँ कैसे अंतर कर पाएंगे कि जो थेरेपी थी उसका प्रभाव पड़ा या मौसम के प्रभाव से है। सिर्फ ऐसी ही परिस्थितियों में एक टाइम सीरीज डिजाइन में मुश्किल हो जाता है तय करना कि क्या कॉज है और क्या इफेक्ट है, कारक क्या है, परिणाम क्या है। परिणाम तो हमें पता है कि स्कोर्स कम हो गए डिप्रेशन के, पर कारण क्या था? क्या थेरेपी कारण थी? क्या मौसम कारण था? और अगर हम अपने रिजल्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं एक कारण से, हमें 2 या 3 कारण दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कंफाउंडिंग वेरिएबल है हमारे अध्ययन में। और इसीलिए टाइम सीरीज डिजाइन एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन ना होकर क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है। टाइम सीरीज डिजाइन में हम इतने सारे जो मेजरमेंट्स करते हैं प्री टेस्टिंग में, उसका फायदा तो हमने देखा कि हमें ट्रेंड पता चलता है। पर पोस्ट टेस्ट में भी हम कई सारे मेजरमेंट्स करते हैं, इसका क्या फायदा है? इसका एक फायदा है कि हम इससे ये देख पाते हैं कि हमने जो ट्रीटमेंट दिया, जो भी चीजें की, जो प्रशिक्षण दिया या थेरेपी दी, उसका प्रभाव लंबे समय तक बना रह रहा है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभाव थोड़ी देर तक है उसके बाद खत्म हो जा रहा है या गिरने लग रहा है। अब यहां जैसे ये पिक्चर दिखाई गई है, इसमें ध्यान दीजिए कि ट्रीटमेंट के बाद डॉट्स देखिए ऊपर की ओर जा रहे हैं। ट्रीटमेंट के बाद जो इंप्रूवमेंट दिख रहा है वो धीरे धीरे समय के साथ बढ़ता जा रहा है। ये चीजें एक सिंपल वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन में नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि ट्रीटमेंट के ठीक पहले आपने एक मेजरमेंट किया और ठीक बाद में किया। उसके बाद क्या ट्रेंड था, क्या प्रॉब्लम खत्म होती गई, असर दिख रहा था या असर खत्म हो गया एक समय के बाद, ये नहीं पता चल पाता है, जो कि हम एक टाइम सीरीज डिजाइन में देख सकते हैं। टाइम सीरीज डिजाइन हमेशा एक ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स के लिए इस्तेमाल हो ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी ये एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन या सिंगल व्यक्ति के लिए भी इस्तेमाल होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक स्कूल अपने हाई स्कूल के क्लास के लिए एंगर मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाता है कि क्रोध पर नियंत्रण कैसे करना है, इसकी ट्रेनिंग बच्चों को दी जाए, ये चीजें सिखाई जाए ताकि जो झगड़े होते रहते हैं बच्चों में आपसी वो कम हो। और ये प्रोग्राम शुरू करने के पहले 3 महीने तक उन्होंने मान लीजिए कि बच्चों का रिकॉर्ड रखा कि कितना इनके बीच में झगड़े लड़ाइयां हो रहे हैं। फिर इन्होंने प्रोग्राम चलाया और उसके 3 महीने बाद तक फिर मेजरमेंट किया कि अब कितने लड़ाई झगड़े बच्चों में हो रहे हैं।
तो ये एक प्रकार का टाइम सीरीज डिजाइन है, पर इसमें एक छोटे समूह पर करके नहीं, एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे, एक पूरे संस्था पर कर रहे हैं, हम एक हाई स्कूल पर ये चीज कर रहे हैं। इसी तरह से एक व्यक्ति पर भी किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई थेरेपिस्ट है जो देखना चाहता है कि एक क्लाइंट में बहुत ही ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का केस हो मान लीजिए, और कंपल्सिव बिहेवियर देखने में आ रहा है। तो इस क्लाइंट का मान लीजिए उसने 3 हफ्तों तक अध्ययन किया कि क्या स्थिति है इसकी, कैसा व्यवहार ये कर रहा है। फिर उसको थेरेपी दी गई, मनोचिकित्सा दी गई, और उसके 3 हफ्ते बाद तक फिर मेजरमेंट किया गया उसके व्यवहार का। तो यहाँ पर जो मेजरमेंट ये हो रहा है ये भी टाइम सीरीज डिजाइन है, क्योंकि ट्रीटमेंट के पहले भी कई सारे मेजरमेंट हो रहे हैं, ट्रीटमेंट के बाद भी कई सारे मेजरमेंट हो रहे हैं। पर यहाँ टाइम सीरीज डिजाइन का उपयोग एक सिंगल पर्सन के लिए किया गया, सिर्फ एक क्लाइंट, एक व्यक्ति के लिए किया गया। जब भी रिसर्च डिजाइन सिर्फ एक केस पर ध्यान केंद्रित करती है, पूरे समूह पर नहीं, मतलब कई प्रतिभागी नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति पर फोकस हम करते हैं, तो इसको सिंगल केस टाइम सीरीज डिजाइन भी कहते हैं, या ज्यादा कॉमन नाम इसका है सिंगल सब्जेक्ट डिजाइन या सिंगल केस डिजाइन। नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स का एक प्रकार डेवलपमेंटल रिसर्च डिजाइन्स होता है। डेवलपमेंटल रिसर्च डिजाइन में डेवलपमेंट या विकास के क्रम का अध्ययन किया जाता है, यानी एज का क्या प्रभाव पड़ रहा है अन्य चीजों पर, उसका अध्ययन। अब आप यहां समझ सकते हैं कि डेवलपमेंटल रिसर्च डिजाइन को नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन क्यों कहा गया है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन अगर होती तो आप लोगों का एक समूह लेते, उसको 2 ग्रुप्स में बांट देते और कह देते ये 5 साल का हो गया, ये 10 साल का हो गया, अब हम देखेंगे कि उम्र बढ़ने के साथ क्या अंतर आ रहा है। पर क्योंकि उम्र के साथ ये संभव नहीं है, जो जिस उम्र का है वो है, पहले से उस ग्रुप का हिस्सा है, तो इसलिए एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का क्वेश्चन तो आता ही नहीं है, यहाँ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन ये नहीं हो सकती। अब बात आती है कि क्या ये क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है। तो ये क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन भी नहीं है, क्योंकि यहाँ कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को कंट्रोल करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जाते। जब आप ये देखते हैं कि विकास के क्रम में किसी व्यक्ति के मान लीजिए आईक्यू का अध्ययन आप कर रहे हैं, तो उसमें क्या परिवर्तन आता है उम्र बढ़ने के साथ, मान लीजिए आप ये देख रहे हैं, अगर सिर्फ यहाँ उम्र का परिवर्तन होता और फिर आप देखते कि आईक्यू में क्या अंतर आ रहे हैं, तो एक तरह से ये क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता। भले यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स उनको रैंडमली ग्रुप नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर आप एज का प्रभाव देख रहे हैं आईक्यू पर, और बाकी चीजों पर आपने नियंत्रण किया, पर वो भी नहीं होता है इस रिसर्च डिजाइन में। जाहिर सी बात है, एज बढ़ेगी तो उसके साथ और भी कई चीजें बढ़ती हैं, आपका अनुभव बढ़ता है, आपका सोच विचार का दायरा बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, और तमाम अन्य चीजें भी बढ़ती हैं। इन चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि सिर्फ उम्र बढ़े और ये चीजें न बढ़े। तो यानी यहाँ पर कंफाउंडिंग वेरिएबल्स पे भी कोई कंट्रोल नहीं किया जाता। इसीलिए डेवलपमेंटल रिसर्च डिजाइन्स नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की श्रेणी में आती हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर कोई शोधकर्ता है जो देखना चाहता है कि उम्र का लैंग्वेज डेवलपमेंट पे, भाषा का कैसे विकास हो रहा है, बच्चा भाषा कैसे सीख रहा है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ऐसे केस में वो डेवलपमेंटल रिसर्च डिजाइन यूज करेगा। डेवलपमेंटल रिसर्च डिजाइन मुख्य तौर पे 2 प्रकार की होती है। एक को कहते हैं क्रॉस सेक्शनल डिजाइन और दूसरे को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन। इन दोनों ही डिजाइन्स के अपने अपने फायदे हैं और दोनों की ही अपनी अपनी कुछ कमियां भी हैं। क्रॉस सेक्शनल डिजाइन से शुरुआत करते हैं। क्रॉस सेक्शनल डेवलपमेंटल रिसर्च डिजाइन एक बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन की तरह होता है, जिसमें अलग अलग उम्र के अलग अलग लोगों का ग्रुप लिया जाता है और फिर उनमें तुलना की जाती है। जैसे अगर किसी शोधकर्ता को ये देखने में इंटरेस्ट हो कि उम्र बढ़ने के साथ साथ आईक्यू पर क्या प्रभाव पड़ता है, बुद्धिमत्ता पर कैसा प्रभाव आता है, तो वो 3 समूह ले सकता है अलग अलग उम्र के लोगों का। जैसे मान लीजिए एक ग्रुप लिया जिसमें 40 वर्ष के उम्र के लोग हैं, दूसरा ग्रुप लिया जिसमें 60 वर्ष के उम्र के लोग हैं, और तीसरा ग्रुप लिया जिसमें 80 वर्ष के उम्र के लोग हैं। अब इन तीनों पर ही वो आईक्यू टेस्ट करेगा और जो भी स्कोर आ रहा है उसकी तुलना कर लेगा कि 40 वाले ग्रुप में कितना आईक्यू है, 60 की उम्र में कितना आईक्यू होता है और 80 में कितना आईक्यू होता है। अगर उसे दिखता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ
आईक्यू का स्कोर घट रहा है। जैसे मान लीजिए 40 वर्ष वाला जो ग्रुप है उन लोगों का आईक्यू 110 आ रहा हो, 60 वालों का मान लीजिए 105 आ रहा हो, 80 वालों का और कम हो जा रहा हो, 90 पहुंच जा रहा हो मान लीजिए। तो उससे उसे आइडिया लग जाता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है आईक्यू घट रहा है। ये डिजाइन हुई क्रॉस सेक्शनल डेवलपमेंटल डिजाइन, जिसमें उम्र का प्रभाव देखने के लिए अलग अलग उम्र के लोगों का हम समूह ले लेते हैं और उनको कोई टेस्ट देके या जो भी चीज का अध्ययन हमें करना है, मान लीजिए भाषा का अध्ययन करना है तो भाषा का टेस्ट हमने कुछ करा लिया, आईक्यू चेक करना है तो उससे संबंधित कुछ मेजरमेंट कर लिया और उसके बाद हमने तुलना करके देख लिया कि क्या डिफरेंस आ रहा है। उदाहरण के लिए ओपेनहाइमर ने 2006 में एक अध्ययन किया था जिसमें उन्होंने क्रॉस सेक्शनल डिजाइन का इस्तेमाल किया था। इसमें वो देखना चाहते थे कि उम्र बढ़ने के साथ साथ लोगों का दुनिया के बारे में ये विचार कि दुनिया बहुत अच्छी है, बहुत ही न्यायप्रिय है, इसमें कितना परिवर्तन आता है। अगर लोग 12 साल से 22 साल की उम्र तक पहुंच रहे हैं तो इन 10 सालों में कितना इस विचार में परिवर्तन आता है। इसके लिए इन्होंने 6 ग्रुप लिए स्टूडेंट्स के, जो अलग अलग कक्षा में पढ़ते थे, सेकेंडरी स्कूल से लेके कॉलेज तक, और उसमें उन्होंने अध्ययन करके देखा। जाहिर सी बात है जब अलग अलग कक्षा ली तो अलग अलग उम्र के बच्चे सब में रहे होंगे और इसके तहत फिर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है दुनिया अच्छी है, न्यायप्रिय है, ये सोच घटती जाती है। क्रॉस सेक्शनल डिजाइन बिटवीन सब्जेक्ट्स नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का उदाहरण है, खासकर नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन का, क्योंकि इसमें अलग अलग ग्रुप्स जो हैं ये एक समान नहीं होते। उनमें न सिर्फ उम्र का अंतर होगा बल्कि उसके साथ साथ कई और बातों का और चीजों का अंतर मिलेगा। और क्योंकि रिसर्चर इसमें अलग अलग ग्रुप्स में रैंडम तरीके से, यादृच्छिक तरीके से लोगों को नहीं बांट रहा है, इसीलिए ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइन नहीं है। तो क्रॉस सेक्शनल डिजाइन क्या है? ऐसी स्टडी की डिजाइन जिसमें उम्र से संबंधित अंतर देखे जाते हैं और अलग अलग उम्र के लोगों को लेकर उनमें तुलना की जाती है। आइए अब समझते हैं कि क्रॉस सेक्शनल डेवलपमेंटल डिजाइन के क्या फायदे हैं और क्या कमियां हैं इसमें। एक सबसे क्लियर कट फायदा जो दिखता है वो ये कि इसमें अगर आपको उम्र के साथ होने वाले परिवर्तनों को देखना है तो आपको किसी व्यक्ति के उस उम्र का होने तक का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देखा था जहां पर 40, 60 और 80 वर्ष के उम्र के लोगों में कंपैरिजन किया गया था। यहाँ पर अगर आप अलग अलग उम्र के लोगों को न लें, सिर्फ एक ही व्यक्ति को लें या एक ग्रुप को लें जो 40 साल का है, तो अब उम्र के साथ क्या क्या परिवर्तन हो रहा है इसके लिए पहले आपको 20 साल वेट करना पड़ेगा ताकि वो 60 साल के हों, फिर आप मापन करें। फिर और 20 साल वेट करिए ताकि वो 80 साल के हों, फिर आप मापन करें। तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, बहुत समय लग जाएगा ये करने में। तो क्रॉस सेक्शनल डिजाइन जब हम यूज करते हैं तो समय बचता है, हमारा डाटा कलेक्ट हो जाता है बहुत कम समय में। इसके अलावा जो शोधकर्ता और लोगों से, प्रतिभागियों से जो कोऑपरेशन चाहते हैं कि वो आपको हेल्प करें, कोऑपरेट करें अध्ययन में भाग लेके, ये भी हो पाता है क्रॉस सेक्शनल डिजाइन में, क्योंकि इसमें समय नहीं लग रहा। जिस अध्ययन में समय लगेगा, समय के साथ साथ लोग अध्ययन से हटना शुरू हो जाते हैं। उतना लंबा कमिटमेंट कि उतने लंबे समय तक आपको कोई कोऑपरेट करता रहे कि आप साल दर साल आके उनका मेजरमेंट कर रहे हैं 10 साल तक, इतना कोऑपरेशन शायद कोई नहीं दिखा पाएगा। और शोधकर्ता के लिए भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि न उसको उतना समय इंतजार करना पड़ रहा है किसी एक शोध को करने के लिए, बल्कि उनको बहुत पैसे भी खर्च होंगे और मेहनत भी लगेगी, क्योंकि समय के साथ साथ कौन व्यक्ति कहाँ रहेगा, क्या करता रहेगा, कैसे उपलब्ध हो पाएगा अध्ययन के लिए, ये चीजें मुश्किल होती जाती हैं। पर क्रॉस सेक्शनल रिसर्च के कुछ नुकसान नहीं है, कुछ कमियां नहीं है इसमें, ऐसा नहीं है। इसकी कुछ कमियां भी हैं। एक कमी तो ये कि इसमें किसी व्यक्ति को उसकी बढ़ती उम्र के साथ अध्ययन नहीं किया जाता, यानी हम अलग अलग उम्र के लोगों को आज ही के समय में ले लेते हैं और उनमें तुलना कर लेते हैं, न कि हम एक ग्रुप का अध्ययन करना शुरू करें, फिर हम एक निश्चित समय तक वेट करें कि हाँ उनकी उम्र बढ़ जाए, फिर हम अध्ययन करें, फिर उम्र बढ़े, फिर अध्ययन करें। ये चीज नहीं करते। इससे समय तो बचता है,
मुश्किलें भी कम होती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जिन अलग अलग लोगों की आप एक साथ तुलना कर रहे हैं उनके में अंतर बहुत सारे हो सकते हैं। सिर्फ उम्र का अंतर नहीं बल्कि और कई सारे अंतर हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कोई 40 साल की महिला है और उसकी आप तुलना अगर 80 साल की महिला से कर रहे हैं तो वो दोनों ही महिलाएं न सिर्फ उम्र में उनका अंतर है बल्कि और भी कई सारे अंतर हैं। वो दोनों महिलाएं अलग अलग परिवेश में पली बढ़ी हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई से लेके नौकरी चाकरी से लेके समाज की उनसे क्या अपेक्षाएं थी, ये सारी चीजें अलग होती हैं। आमतौर पर वो लोग जो एक निश्चित उम्र के होते हैं और एक समान माहौल में पले बढ़े हैं उन्हें हम कोहोर्ट्स कहते हैं। जैसे आज के समय में अगर नर्सरी के पढ़ने वाले सभी बच्चों की बात करें तो वे कोहोर्ट्स हैं, क्योंकि वो एक ही उम्र के हैं, लगभग समान उम्र के हैं और एक जैसी परिस्थिति में एक जैसे माहौल में पल बढ़ रहे हैं। इसी तरह कोई दूसरा समूह ले लीजिए, आज के समय के जो किशोर वय के लोग हैं या कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या एडल्ट्स हैं, वयस्क लोग हैं, अधेड़ उम्र के लोग हैं, ये सभी अपने आप में कोहोर्ट्स हैं, यानी समान उम्र के और लगभग एक जैसी परिस्थिति में पले बढ़े। वहीं अगर कॉलेज स्टूडेंट्स की तुलना बूढ़े लोगों से करेंगे तो ये दोनों कोहोर्ट्स नहीं हैं, इन दोनों में अंतर है। ये दोनों अलग अलग जनरेशन के लोग हैं, अलग अलग समय में पले बढ़े हैं, उम्र का भी अंतर है। तो ऐसे जो अंतर मिलते हैं ग्रुप्स के बीच में, इसे कहते हैं कोहॉर्ट इफेक्ट या जनरेशन इफेक्ट, जिसे आप जनरेशन गैप के नाम से भी आमतौर पर सुनते हैं। तो वो डिफरेंसेस लोगों के बीच में रहते हैं। ये सिर्फ उम्र का अंतर नहीं है बल्कि और भी चीजों का अंतर इसमें आता है और इसकी वजह से ये एक खतरा बन जाते हैं। जनरेशन इफेक्ट्स या कोहोर्ट इफेक्ट्स आपके अध्ययन के लिए, क्रॉस सेक्शनल डिजाइन के रिसर्च के लिए, उसकी आंतरिक वैधता के लिए खतरा बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ऑल्टरनेट एक्सप्लेनेशन क्रिएट कर देते हैं रिजल्ट के लिए। इसको बेहतर समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 3 समूह हैं, एक 40 उम्र के लोग हैं उसमें, दूसरे में 60 वर्ष की उम्र के लोग हैं, तीसरे में 80 वर्ष की उम्र के लोग हैं और आप कंप्यूटर की नॉलेज का टेस्ट इन पर करना चाहते हैं। आपने टेस्ट लिया, बहुत संभव है, मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि आपको दिखेगा कि 40 वर्ष के जो उम्र के लोग हैं उनकी कंप्यूटर की नॉलेज काफी सही है, उनकी तुलना में 60 वालों की खराब है और उनकी तुलना में 80 वालों की तो और भी खराब है। पर अगर आपको ये अनुमान हो इससे कि उम्र बढ़ने के साथ साथ कंप्यूटर की नॉलेज खराब होती जाती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि कंप्यूटर की नॉलेज उम्र बढ़ने के साथ ना खत्म होती हो, बल्कि कारण ये हो कि यहाँ पर कोहोर्ट इफेक्ट काम कर रहा हो। ये लोग अलग अलग उम्र के हैं, यानी अलग अलग समय में पले बढ़े हैं। जो 40 वर्ष की उम्र के लोग हैं वो आज के टाइम में कंप्यूटर युग में पैदा हुए हैं, उन लोगों को ये चीजें यूज करनी आती थी बचपन से, शायद स्कूल्स में उन्होंने क्लासेस भी कंप्यूटर की हैं, उन्हें नॉलेज है। 60 वर्ष के जो लोग हैं उन्हें बचपन से कंप्यूटर नहीं मिला, स्कूल कॉलेज में उन्होंने कंप्यूटर पता भी नहीं था कि होता क्या है, कुछ था ही नहीं इस तरह का उस समय। लेकिन हाँ, जॉब में आने के बाद कंप्यूटर से उनका पाला पड़ा, ट्रेनिंग दी गई और उस पर थोड़ा बहुत काम करना सीख गए हैं। पर 80 वर्ष के जो लोग हैं उनके बारे में सोचिए, उन्होंने कंप्यूटर जिंदगी भर कभी नहीं देखा, शायद रिटायर भी हो गए जॉब से, उन्हें उसको यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। बस थोड़ा बहुत जो अपने बच्चों या पोते पोतियों से सुनते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं। जाहिर सी बात है उन्हें कंप्यूटर की नॉलेज नहीं रहेगी। तो यहाँ पर ऐसा नहीं था कि उम्र बढ़ने के साथ साथ कंप्यूटर की नॉलेज में कमी आती जा रही है, बल्कि उन्हें वैसा पलने बढ़ने का माहौल मिला ही नहीं जो दूसरी उम्र के लोगों को मिला। यानी यहाँ पर कोहोर्ट इफेक्ट काम कर रहा है। ये प्रॉब्लम होती है एक क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन के साथ, जहां पे कोहोर्ट इफेक्ट्स की वजह से अंतर आता है चीजों में। साइकोलॉजी के फील्ड में अगर आप कोहोर्ट इफेक्ट्स की बात करें या क्रॉस सेक्शनल डिजाइन की इन कमियों की बात करें तो आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिलता है उन शोधों से जिससे हमें आईक्यू और एज के संबंध का पता चलता है। कई सारे शोध हैं जो बोलते हैं कि इंसान का आईक्यू 20 साल की उम्र से लेकर 50 साल की उम्र पहुंचते पहुंचते गिरता है, कम होता है। लेकिन कुछ दूसरे शोध हैं, कुछ दूसरे अध्ययन हैं जिनसे पता चलता है कि उम्र बढ़ने के साथ 20 से 50 वर्ष की उम्र के बीच में
आईक्यू में बहुत थोड़ी सी गिरावट होती है या कोई गिरावट नहीं होती। अब आपको ताज्जुब होगा ये सोचकर कि ऐसा कैसे है कि दो अलग अलग अध्ययनों में बिल्कुल अलग रिजल्ट आ रहे हैं, बिल्कुल उल्टे रिजल्ट आ रहे हैं। इसका कारण हो सकता है जो अध्ययन किया गया उसकी डिजाइन। जिस डिजाइन में ये मिला कि आईक्यू बढ़ती उम्र के साथ घटने लगता है, वो आमतौर पे देखा गया है कि क्रॉस सेक्शनल डिजाइन इस्तेमाल करती हैं। और क्रॉस सेक्शनल डिजाइन की वजह से क्या होगा कि न सिर्फ उम्र का अंतर रहेगा लोगों के बीच में, बल्कि वो लोग अलग अलग दशकों में पले बढ़े हैं उसका भी प्रभाव दिखेगा, यानी कोहॉर्ट इफेक्ट भी दिखेंगे। अगर आप 20 साल के बच्चे को ले रहे हैं, 30 साल के, 40 साल के और 50 साल के लोगों को ले रहे हैं और इन सबका आईक्यू टेस्ट एक साथ कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो 20 साल का व्यक्ति होगा उसका आईक्यू ज्यादा आएगा और बाकी लोगों का कम आएगा। पर इसका मतलब ये नहीं होगा कि उम्र बढ़ने की वजह से कमी होने लगती है आईक्यू में। यहां पर कोहॉर्ट इफेक्ट काम कर रहे हो सकते हैं जिसकी वजह से ये अंतर आ रहा है। और दूसरी स्टडीज जिसमें दिखा है कि बहुत कम डिक्लाइन होता है आईक्यू में या शायद कोई डिक्लाइन नहीं होता है, ये की गई है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइन से, जो डेवलपमेंटल रिसर्च डिजाइन का एक दूसरा प्रकार है। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइन में हम एक ही ग्रुप लेते हैं लोगों का और उन्हें अलग अलग समय में उनका मापन करते हैं, यानी हम इंतजार करते हैं। आज वो जिस उम्र के हैं, आज हमने मेजरमेंट किया, अब हम वेट करेंगे, कुछ एक निश्चित साल के वो हो जाएंगे तो फिर मेजरमेंट करेंगे, फिर हम इंतजार करेंगे, वो फिर कुछ निश्चित साल के हो जाएंगे तो फिर हम मेजरमेंट करेंगे। इस तरह ऐसे अध्ययनों में मिला कि आईक्यू और एजिंग का रिलेशनशिप स्टेबल है, कोई खास गिरावट नहीं होती है आईक्यू में उम्र बढ़ने के साथ, या बहुत थोड़ी गिरावट होती है। आइए अब डिस्कस करते हैं डेवलपमेंटल रिसर्च डिजाइन का एक और प्रकार, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइन या लॉन्गिट्यूडनल डेवलपमेंटल रिसर्च डिजाइन। इसमें हम एक वेरिएबल या एक चर का मापन करते हैं एक ग्रुप ऑफ पीपल में, यानी प्रतिभागियों के एक समूह में, और समय समय पर इसी ग्रुप का हम मापन करते रहते हैं जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है। हो सकता है हर महीने करें, हर कुछ महीनों पर करें, हर साल या हर कुछ सालों पर मेजरमेंट करें। जो लोग रहते हैं इस ग्रुप में वो सारे कोहोर्ट्स होते हैं, यानी ये लगभग एक उम्र के ही होते हैं और एक ही तरह के परिवेश में या माहौल में पले बढ़े होते हैं। इन लोगों का समय समय पर मेजरमेंट किया जाएगा, यानी जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम मेजरमेंट करेंगे ताकि हम देख सकें कि बढ़ती उम्र का जो भी फैक्टर है जिस पर हम मेजरमेंट कर रहे हैं उस पर क्या असर पड़ता है। जैसे अगर आप आईक्यू का मेजरमेंट कर रहे हैं और लॉन्गिट्यूडनल डेवलपमेंटल डिजाइन यूज कर रहे हैं, तो आप 40 वर्ष के उम्र के लोगों को अगर आप लेते हैं तो आज आप उनका मेजरमेंट करेंगे आईक्यू का, फिर 20 साल इंतजार करेंगे, मान लीजिए अगर 20-20 साल के अंतर पे करने के इच्छुक हो तो फिर 60 साल पर मेजरमेंट करेंगे, फिर 20 साल रुकेंगे, फिर 80 साल पर मेजरमेंट करेंगे। पर ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है कि 20-20 साल पे करना है, ये आप पर निर्भर है। हो सकता है आईक्यू आपने आज मेजर किया, मान लीजिए 40 साल का व्यक्ति है, फिर आप 3 साल या 5 साल पे भी मेजरमेंट कर सकते हैं, 6 साल पे भी कर सकते हैं, 7 साल पे कर सकते हैं, हर 7-7 साल पे आप करते जा रहे हैं, ये आप पर निर्भर करता है। पर क्योंकि आईक्यू इतनी जल्दी बढ़ता घटता नहीं है, इसलिए एक लंबा गैप आमतौर पर लिया जाता है। लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन एक विद इन सब्जेक्ट्स नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का उदाहरण है, खासकर एक वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन का। एक लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन में कोई ट्रीटमेंट लेके नहीं कराया जाता। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट होते हैं पर कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। यहाँ पर ट्रीटमेंट खुद एज होती है, यानी पहले आपने कुछ मेजरमेंट किया, फिर एज बढ़ी और फिर कोई मेजरमेंट किया। तो ये जो प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन हुई, इसमें ट्रीटमेंट है एज। जो भी डिफरेंस आएगा शुरुआती जो आपने मेजरमेंट किया और फिर एक एज होने के बाद मेजरमेंट किया, उससे हम अंदाजा लगाते हैं कि उम्र के बढ़ने के साथ जिसका भी आप मेजरमेंट कर रहे हैं उसमें क्या परिवर्तन आ रहे हैं। कभी कभी लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन और टाइम सीरीज डिजाइन में अंतर कर पाना मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए एक रिसर्चर ने यह देखा कि जो किशोर वय के लोग होते हैं जिनके माँ बाप का डाइवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है, उनके स्वास्थ्य में, उनकी खुशहाली में कैसे परिवर्तन आते हैं।
इसके लिए इन्होंने एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी की जिसमें समय समय पर जो भी पार्टिसिपेंट्स थे यानी किशोर वय के लोग थे उनका मेजरमेंट किया और फिर पेरेंट्स का डाइवोर्स अगर हो गया तो उसके बाद फिर मेजरमेंट किया कि अब इनमें कैसे परिवर्तन आया। इसे एक टाइम सीरीज डिजाइन भी कहा जा सकता है जहां पर कई सारे प्री टेस्ट मेजरमेंट्स हुए, उसके बाद एक ट्रीटमेंट हुआ यानी पेरेंट्स का डाइवोर्स हुआ और उसके बाद भी कई सारे पोस्ट टेस्ट मेजरमेंट्स हुए। तो कभी कभी टाइम सीरीज डिजाइन या लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन के बीच में अंतर कर पाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये लगभग एक जैसे ही दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल डेवलपमेंटल डिजाइन की क्या खूबियां हैं और क्या खामियां हैं। एक सबसे मजबूती इस डिजाइन की जो होती है वो ये है कि इसमें कोहॉर्ट इफेक्ट्स नहीं होते जो कि क्रॉस सेक्शनल डिजाइन में दिख रहे थे। कोहॉर्ट इफेक्ट्स क्यों नहीं आते? क्योंकि जो ग्रुप आपने लिया है जिस पर आप अध्ययन कर रहे हैं वो सब लगभग एक ही उम्र के हैं और एक ही तरह के माहौल और परिवेश में पले बढ़े हैं, इसलिए कोहॉर्ट इफेक्ट्स आने का सवाल नहीं होता यहाँ पर। दूसरा फायदा ये है कि आप एक ही व्यक्ति का या एक समूह का बिहेवियर समय के साथ कैसे कैसे परिवर्तित हो रहा है ये देख पाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ क्या आती है लॉन्गिट्यूडनल डेवलपमेंटल डिजाइन में कि इतना ज्यादा समय लग जाता है ये अध्ययन पूरा करने के लिए कि पार्टिसिपेंट्स के लिए भी ये प्रॉब्लम होती है और शोधकर्ता के लिए भी प्रॉब्लम होती है। पार्टिसिपेंट्स इतने लंबे समय तक आपको कोऑपरेट करते रहें ये मुश्किल है और शोधकर्ता का भी इंटरेस्ट इतने लंबे समय तक बना रहे, उसके अंदर इतना धैर्य हो कि इतने सालों तक वो इंतजार करता रहे एक शोध का परिणाम पाने के लिए, ये भी मुश्किल होता है। और भी एक प्रॉब्लम है कि ये डिजाइन काफी खर्चीली भी हो जाती है। जब जब बार बार मेजरमेंट करना होगा उन्हीं लोगों के पास आपको जाना होगा, उनको मनाना होगा कि हाँ वो फिर से पार्टिसिपेट करें। कभी कभी उनको कुछ पेमेंट भी करनी पड़ती है, उनके आने जाने का खर्चा और बाकी चीजें, जिसकी वजह से भी खर्च बढ़ते हैं। और जितने लंबे समय तक ये स्टडी चलती रहेगी उतना ही खर्च बढ़ता रहता है क्योंकि जो अगर मान लीजिए आपका बड़ा अध्ययन है और कई सारे उसमें लोग शामिल हैं तो उनको आपको समय समय पे फिर से ट्रेनिंग भी देना होगा, प्रशिक्षण भी देना होगा कि डाटा किस प्रकार से लेना है। जैसे मान लीजिए आज आपने कोई अध्ययन किया, अब 2 साल बाद करना है उन्हीं लोगों पर फिर से, तो जो लोग उन पर अध्ययन करने जाएंगे, जो आपकी टीम होगी शोधकर्ताओं की, जो लोग जाएंगे वो भूल चुके होंगे कि हमने 2 साल पहले इसको किस प्रक्रिया में किया था, किस तरह से किया था। तो फिर से उनको ट्रेनिंग करवाइए, उसका खर्च अलग। तो ये सारी भी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक बड़ी समस्या ये भी है कि जब कोई अध्ययन काफी लंबा चलता है, खासकर जब सालों तक चलता है, तो पार्टिसिपेंट जो होते हैं, प्रतिभागी जो होते हैं, उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, उनकी रुचि खत्म हो जाती है। या हो सकता है वो एक जगह से कहीं दूसरी जगह चले गए हों रहने, कहीं और जाकर बस जाएं, या हो सकता है दुर्भाग्यवश उनकी डेथ हो चुकी हो, मर चुके हो। तो ऐसे में क्या होता है कि पार्टिसिपेंट्स का क्षय होने लगता है, पार्टिसिपेंट्स की कमी होने लगती है। आप पता चला कि 50 लोगों को लेकर चले, 10 साल आपका रिसर्च चलना है, 10 साल के बाद 50 में से 10 या 12 लोग ही बच गए आपके अध्ययन में। तो इस प्रॉब्लम को पार्टिसिपेंट एट्रिशन या पार्टिसिपेंट मोर्टेलिटी भी कहते हैं, जो आपने पहले भी देखा है थ्रेट्स टू वैलिडिटी ऑफ अ रिसर्च वाले वीडियो में, कि इसकी वजह से हमारे अध्ययन की आंतरिक वैधता पर प्रभाव पड़ता है। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होगी कि जब पार्टिसिपेंट्स कम हो जाते हैं तो आप जितना वैलिड निष्कर्ष निकाल सकते थे, जितना कॉन्फिडेंस से चीजें कह सकते थे, वो भी अब नहीं कह पाएंगे क्योंकि बहुत कम लोग बचे रह गए हैं अध्ययन में। एक दिक्कत और हो सकती है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में कि मान लीजिए जो लोग हैं जिन पर आप बार बार लगातार अध्ययन कर रहे हैं, उनमें अनुभव होते जाता है उसी चीज को करने का, उसी टेस्ट को बार बार करने का, और इसका भी प्रभाव आ सकता है। हाँ, ये माना जा सकता है कि हर कुछ महीनों पर आप मेजरमेंट कर रहे हैं या साल 2 साल या 10 साल पर कर रहे हैं तो उतनी चीजें याद नहीं रहेंगी। लेकिन फिर भी अगर आप मान लीजिए हर साल पर मेजरमेंट कर रहे हैं और 20-30 बार ये मेजरमेंट कर रहे हैं, तो हो सकता है 5वें से 6ठे साल तक व्यक्ति को ना याद रहे, लेकिन 20 साल तक वही काम हर साल करने के बाद उसे 21वें साल में चीजें याद रहेंगी, उसे अनुभव हो जाएगा कि उसे कैसे कोई चीज करनी है, और इसका भी फिर प्रभाव आने लगेगा रिजल्ट्स पर।
कभी कभी हम लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल डिजाइन को कंबाइन करके एक तीसरे तरह के डिजाइन बनाते हैं, और ये करने से फायदा ये होता है कि क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन्स दोनों के बेनिफिट हमें मिल जाते हैं और दोनों की कमियां खत्म हो जाती हैं। क्योंकि आपने देखा कि क्रॉस सेक्शनल डिजाइन की जो कमियां हैं वो लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन की बेनिफिट्स हैं या फायदे हैं, और लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन की जो कमियां हैं वो क्रॉस सेक्शनल डिजाइन के फायदे हैं। तो ये दोनों की कमियां आपस में एक दूसरे को काट देती हैं। तो ऐसे डिजाइन जिसमें हम क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन को कंबाइन करते हैं, इसे कहते हैं क्रॉस सेक्शनल लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन, या इसके लिए एक और नाम है सीक्वेंशियल डिजाइन। इसका उदाहरण एक लेते हैं। जैसे एक अध्ययन हुआ था 2001 में, जिसमें पोप और उनके सहयोगियों ने मिलकर यह अध्ययन किया था, जिसमें वो देखना चाहते थे कि 30 साल के समय में ड्रग्स का इस्तेमाल और लाइफ स्टाइल में परिवर्तन कैसे होता है लोगों में। इस अध्ययन के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कॉलेज चुना और हर 10 साल पे जाकर वहां पे जो भी नए बच्चे होते थे उन पर यह अध्ययन करते थे कि वो कितना ड्रग्स यूज करते हैं और उनकी दिनचर्या कैसी है। अब ये अध्ययन 30 साल तक का उन्होंने कंपैरिजन किया था। इसका मतलब हर 10 साल पे जा रहे हैं तो वो 3 बार गए वहां पे देखने के लिए कि क्या क्या चेंजेस अब लोगों में हो रहे हैं। अब समय की बात करें तो ये लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन लगती है, क्योंकि हर 10 वर्ष पर मेजरमेंट कर रहे हैं 30 साल का पूरा गैप कवर करने के लिए। और अगर बात करें कि अध्ययन किस पर किया जा रहा था, तो एक ही समूह पर अध्ययन नहीं हो रहा था, हर 10 साल पे जो नए बच्चे आते थे उन पर अध्ययन होता था, यानी ये क्रॉस सेक्शनल डिजाइन भी लगता है। पर ये पूरी तरह से दोनों ही नहीं है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए इसे हम कहेंगे क्रॉस सेक्शनल लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन या सीक्वेंशियल डिजाइन। इसी तरह की एक अध्ययन में मिशेल और उनके सहयोगियों ने 2007 में यह अध्ययन किया था, जिसमें ये देखना चाहते थे कि इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ने के साथ साथ जो युवा लोग हैं, जो किशोर वर्ग के लोग हैं, वो कितना पोर्न या सेक्सुअल कंटेंट ऑनलाइन देखते हैं। इसके लिए इन्होंने वर्ष 2000 में जो 10 से 17 वर्ष की उम्र के बच्चे थे उनके इंटरनेट यूज पर उनसे सर्वेक्षण कराया, जानकारी ली कि क्या वो इंटरनेट पे देखते हैं, कितना समय देते हैं वगैरह। फिर 5 साल बाद 2005 में इन्होंने एक दूसरा ग्रुप लिया बच्चों का जो 10 से 17 वर्ष के थे उस समय, और उन पर भी वही सर्वेक्षण किया। अब यहाँ पे देखिए कि अध्ययन 2000 में हुआ, फिर 2005 में हुआ, यानी एक लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन है, पर ग्रुप वही नहीं था, अलग अलग ग्रुप के बच्चों पर किया, यानी क्रॉस सेक्शनल डिजाइन भी है ये। एक्चुअली ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये है क्रॉस सेक्शनल लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन या सीक्वेंशियल डिजाइन। अब जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, कोहॉर्ट ए, बी और सी। कोहॉर्ट का मतलब कि एक ही उम्र के लोग जो कि लगभग एक जैसे माहौल में पले बढ़े हों। तो मान लीजिए 3 कोहॉर्ट हमें अपने अध्ययन में चाहिए। हमने पहला कोहॉर्ट लिया 2010 में, जब ये बच्चे 20 साल के थे। जो भी अध्ययन करना था हमने इन पर कर लिया। फिर हमने 2040 में जाकर इन्हीं लोगों पर अध्ययन किया जब ये 50 साल के हो गए, और उस समय 2040 में जो लोग 20 साल के थे उन लोगों को लिया, ये था कोहॉर्ट बी। अब 2040 में जो लोग 20 साल के थे और जो लोग 2010 में 20 साल के थे, इनमें कंपैरिजन अगर करेंगे, जिस भी चीज का मेजरमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए IQ का कर रहे हैं या कोई और चीज का यूज कर रहे हैं, तो हम तुलना कर पाएंगे कि समय के साथ 30-40 सालों में क्या चीजें बदली हैं उसी उम्र के लोगों के लिए। और साथ ही साथ ये भी देख पाएंगे कि वही ग्रुप जब 20 साल का था तब उसका IQ कैसा था, और अब 50 का हुआ तब उसका IQ कैसा है। और फिर 30 साल रुककर 2070 में हम कोहॉर्ट ए का भी अध्ययन कर रहे हैं जब वो 80 साल के हो गए, कोहॉर्ट बी का भी अध्ययन कर रहे हैं जब वो 50 साल के हो गए, और फिर हमने एक नया कोहॉर्ट ले लिया सी, जो कि 2070 में 20 साल के हैं। अब हम ये तीनों ग्रुप्स जब 20 साल के थे तो इनका आपसी कंपैरिजन कर सकते हैं कि 2010 में 20 वर्ष की उम्र के लोग, 2040 में 20 वर्ष की उम्र के लोग और 2070 में 20 वर्ष की उम्र के लोगों में क्या अंतर होते हैं। इसी तरह 2040 और 2070 में 50 वर्ष की उम्र के जो लोग हैं उनके अंतर हम कंपेयर कर सकते हैं। और इन सब के साथ साथ एक ही ग्रुप के अंदर
उम्र 20 से 50 होने और 50 से 80 होने में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, ये भी देखा जा सकता है। यहाँ इस टेबल में आपको दिखाया गया है कि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइन और क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन के स्ट्रेंथ्स क्या हैं, यानी इसकी मजबूतियां क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं, और वीकनेसेस यानी कमियां क्या क्या हैं। इसमें आप देख पाएंगे कि स्ट्रेंथ्स जो है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च की, वही क्रॉस सेक्शनल डिजाइन की एक तरह से वीकनेस होती है, और क्रॉस सेक्शनल डिजाइन की जो कमियां हैं वो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइन पूरा करती है। इस फाइनल टेबल में आप देख पा रहे हैं हमने जो भी अलग अलग तरीके देखे हैं क्वासी एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के, उनके बारे में आप देख पा रहे हैं। हर एक के बारे में डिजाइन का नाम दिया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन भी छोटा दिया हुआ है, और उनको किस कैटेगरी में हम डालेंगे, क्या वो नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की कैटेगरी में आएंगे या क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की कैटेगरी में आएंगे, ये चीजें भी यहाँ पर दिखाई हुई हैं। और इनको दो ग्रुप्स में भी बांट दिया है। ऊपर जो सब चीजें दी हुई हैं, सब डिजाइन्स, वो सारे बिटवीन सब्जेक्ट्स नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन है, और नीचे की डिजाइन्स विद इन सब्जेक्ट्स प्री पोस्ट डिजाइन है। तो पार्ट 2 वीडियो में आपने नॉन एक्सपेरिमेंटल और क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स के बारे में और गहराई से जाना। आपने देखा कि विद इन सब्जेक्ट्स डिजाइन की जो कैटेगरी है, जो प्री पोस्ट डिजाइन्स होती हैं, वो किस प्रकार की होती हैं, और डेवलपमेंटल रिसर्च डिजाइन एक खास कैटेगरी जो है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, जिसमें हम देखते हैं उम्र बढ़ने के साथ कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, उसके बारे में भी आपने इसमें जाना। थैंक यू।